Welcome dear TET aspirants. This is Shikhar Pandey and now we will discussion about top question series part 4. परसों मैंने टॉप 3 पार्ट कराया था और पार्ट 4 है और इसमें आज मैंने 15 प्लस 5 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं, यानी आज की जो क्वेश्चन सीरीज होने वाली है वो 20 क्वेश्चन की होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, इंटेलिजेंसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 50 से 60 के बीच की बुद्धि वाले लब्धि वाले बालक को या व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका औसत है, जड़ है, मूर्ख है और श्रेष्ठ है। इसका राइट आंसर है जड़ बुद्धि, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको पूरी सीरीज इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं ब्लैंक स्क्रीन लेके टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि का सूत्रपात किया गया है, जो फॉर्मूला अलग अलग बेसिस पे दिया गया है, वो मैं आपको बेहतर ढंग से बताऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है, यानी संज्ञानात्मक विकास से है। टॉपिक में पहले की तरह ही मेंशन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का। और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो फिर चाहे आपको यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या अन्य टेट हो, सबके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और सारे PYQs ही हैं। रीड के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना के रूप में विकास के चरण दिए हैं। वो अनुकूलन अनुकूलन के चरण क्या दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट मैं इसको समझाता हूँ आपको एक फ्रेश स्लाइड लेके। हम लोग एक स्लाइड लेते हैं और उस पर समझते हैं क्या है। तो जैसे स्लाइड लेके मैं बताता हूँ अनुकूलन। अनुकूलन को दो पार्टों में बांटा गया है। दो पार्टों में बांटा गया है। आप समझिए, आपको जैसे अनुकूलन करना है तो आप किस प्रकार से अनुकूलन कर सकते हैं। पहला है आत्मसातकरण और दूसरा हमारा यहीं पे आता है समायोजन। अब इसको भी बेहतर ढंग से समझाता हूँ। तो हमारा जो आत्मसातकरण है, मान लीजिए आपका घर है, ये आपका रूम है। आपके घर में 4 कमरे हैं। अब आपके यहाँ मेहमान आए, बुआ फूफा मान लीजिए आए, उनके साथ उनके बच्चे भी, 2 बच्चे भी आए। अब बुआ फूफा जी यहाँ पे इस रूम में रुक गए, माता पिता आपके इस रूम में हैं, ये आपका स्टोर रूम है और किचन भी इसी में है, बाथरूम भी इसी में है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। सिंगल रूम ये बच रहा है। अब बच्चे कहाँ रहेंगे। तो बच्चे जो हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे आपके साथ रहेंगे। ठीक है, मैं पहला आत्मसातकरण समझा रहा हूँ। आपके साथ बच्चे रुके। अब आपने इनके साथ पहली बार में एडजस्ट किया। क्या किया, एडजस्ट किया। तो ये एडजस्ट है, ये समंजन हो गया। और आत्मसातकरण क्या है, आप इनके साथ रह गए। दूसरी बार फिर से मौसी, आपके मौसी मौसा है, मान लीजिए मौसी मौसा है, घर उतना ही है, ये आपका रूम है और यहाँ पे वो लोग हैं और यहाँ पे आपके माता पिता हैं। फिर 2 बच्चे आए। अब ये 2 बच्चे आपके साथ रहेंगे। ठीक है, चूँकि आप पहले बुआ फूफा के बच्चों के साथ रह चुके हैं, इसलिए अब आप इनको इनके साथ समंजन नहीं करना होगा, बल्कि आपको इनके साथ आत्मसातकरण करना होगा। आत्मसातकरण का मतलब है कि आप पहले भी इन सब के साथ एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको दिक्कत या परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी आत्मसातकरण और समंजन। पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारी सीरीज का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के दौरान आपने देखा कि बच्चे नाटकीय खेल खेलने में व्यस्त हैं और मुख्यतः स्व केंद्रण और आत्म केंद्रण के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वे निम्न से किस अवस्था में हैं। अब यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। इंद्रजनित गामक अवस्था यानी 0 to 2 ईयर। दूसरी हमारी कौन सी है, विकास की पूर्व संक्रात्मक अवस्था, जिसको 0 to 7 ईयर बताया गया है। तीसरा हमारा जो है वो मूर्त है, 7 to 11 है। और चौथा अमूर्त है, ये 11 से अबव है। अब बच्चे स्वकेंद्रण की बात कर रहे हैं और वो नाटकीय खेल खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 0 to 2 ईयर में वो नाटकीय खेल खेलेंगे नहीं। ये हमारी बात किसकी है, विकास की पूर्व संक्रात्मक अवस्था, यानी इसका आंसर ए राइट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फिर से इंटेलिजेंसी पे है। क्वेश्चन क्या है कि आपकी कक्षा का एक छात्र चित्रों, ग्राफों, ये इसको ग्राफों नहीं है, ये ग्राफों हैं, और विभिन्न विचारों की विवेचना तथा वर्णन करने में अच्छा है।
उसे चित्रकला और दृश्य कला में भी रुचि है। अब गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी बुद्धि किस प्रकार की है। मान लीजिए आप की हैं तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है किस चीज़ में, आप किसी भी चित्र को, किसी भी ग्राफ को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं दूसरों को, या बेहतर ढंग से उसको बता सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए स्टोरी है, उसको मैंने आपको फिगर बना के दे दिया, इमेज बना के दे दिया है, अलग अलग इमेज बना के दे दी गई, अब पिक्चर बना के दे दी गई। अब आप उन पिक्चर के बेसिस पर उस स्टोरी को समझ ले रहे हैं। तो ये आपके अंदर जो कला है वो किस प्रकार की बुद्धि है। ये जो बुद्धि है ये आपकी अंदर दृश्य स्थानिक बुद्धि है। तार्किक गणितीय बुद्धि में जो है ये अब विभिन्न प्रकार की बीज गणित हो या कोई अन्य उसी प्रकार की समस्या जीवन में आती हो, कहने का मतलब तर्क लगाकर वो चीज़ों को सुलझा लेता है। व्यक्तिगत बुद्धि में व्यक्ति की पर्सनालिटी आचरण अच्छा होता है। प्राकृतिक बुद्धि में वह प्रकृति के बारे में अच्छा ज्ञान रखता है, यानी उसके अंदर प्रकृति का ज्ञान अच्छा होगा, पर्वत पठार श्रृंखला या जो हमारे मौसम विभाग की जानकारी है वो उन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो ये हमारे हो गए आज के क्वेश्चन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्बर्ट बंडूरा के, अब यहाँ पे डैश का निशान दिया गया, के अनुसार मॉडल नए व्यवहार को अर्जित करने और शैक्षिक संस्था में व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें कौन सा हो, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, ये कर्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। पदचिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये टोलमैन या टॉकमैन ने दिया था। सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत भी है, जिसको आपके हम बोलते हैं कि इसको आपके दिया था हेडलेल में, आपने नाम नहीं सुना होगा, हेडसेल करके कुछ नाम था, उन्होंने दिया है। मेरेकल, हेडसेल मेरेकल करके था। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटेलिजेंसी से ही, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का एक कारण नहीं है। पिछड़ेपन का कारण नहीं है, यहाँ पे देखिएगा नहीं मेंशन है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम नहीं सब देखते ही नहीं हैं, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। पहला है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष पिछड़ेपन का कारण है, बिल्कुल है। अब कैसे है शारीरिक दोष है, अगर आप अधिगम अक्षमता है, किसी प्रकार की अधिगम अक्षमता है, जैसे विकलांगता है किसी भी प्रकार की, तो वो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे मूक बधिर बालक है या दृष्टिपति बालक है, तो दृष्टिपति बालक सामान्य बालकों की तुलना में कम रहेगा, क्योंकि जो सामान्य बालक जल्दी से देख के समझ जाएंगे या जल्दी से देख पढ़ लेंगे, वो दृष्टिबाधी बालक को थोड़ी सी समस्या आएगी सामान्य से। दूसरा क्या है, रुचि विशिष्ट क्षमता दृष्टिकोण की कमी। रुचि विशिष्ट हो, कहने का मतलब सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। किसी की रुचि खेल कूद में होती है, किसी की रुचि पढ़ाई में होती है। जैसे हमारे फ्रावल महोदय थे, उनको लगा कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उन्होंने किंडर गार्डन विधि दे दी। तो क्षमता की बात है, किसी में दृष्टिकोण की कमी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ये भी लेकिन पिछड़ेपन का कारण नहीं है, ये भी पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि रुचि भी होना जरूरी है। तीसरा है पारिवारिक वातावरण, ये भी पिछड़ेपन का कारण है। ये तीनों जो हैं ये पिछड़ेपन के कारण हैं। पिछड़ेपन के कारण क्या है, पारिवारिक वातावरण कैसे कारण है, मान लीजिए माता पिता हैं या उनमें असमंजस है, आपस में समंजस नहीं बैठता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है उसके अंदर कुंठा रहेगी, वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में घिरा रहेगा, पढ़ाई में वो मन लगा ही नहीं पाएगा। और नेक्स्ट जो आंसर हमारा ऑप्शन है डी, ये कह रहा है 100 से अधिक बुद्धि लब्धि। 100 से अधिक बुद्धि लब्धि जो है हमारा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बल्कि ये तो बेस्ट है। 100 से अधिक जो बुद्धि लब्धि होती है वो औसत से बालक हो जाता है, समान में आ जाता है। अभी मैं आपको जब सीरीज बनवाऊंगा लास्ट में, जैसा मैंने बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश डैश की अवधारणा पर आधारित है। व्यवहारवाद आप जानते हैं, वाइगोत्स्की जी हैं, वाइगोत्स्की। संरचनावाद, अनुकूलन। अब अनुकूलन जो है ये इन्हीं के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक टर्म है। जैसे जो भी हमने आप देखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर अनुकूलन आया था, जहाँ पे आत्मसातकरण और समंजन के बारे में दिया था। लेकिन संरचनावाद जो है इसका अन्य नाम है। संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम क्या है, संरचनावाद। इसका आंसर क्या है, राइट बी है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि वर्ष की आयु के दौरान शिशु अक्सर अर्ध स्वप्निल अवस्था में रहता है, 0 to 2 या 2 to 3। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 to 3 अवस्था है, क्योंकि जो 2 से 3 साल की अवस्था में वर्ष में आयु में शिशु अक्सर अर्ध स्वप्निल अवस्था में रहता है। यानी अगर वो किसी चीज़ में किसी कार्य को कर रहा है तो उसी में लगा रहता है, उसे भूख प्यास की भी सुध नहीं रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें खाना खाने की भी सुध नहीं रह जाती है। तो यही हमारी अर्ध स्वप्निल अवस्था है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है
एक बालक के लेखन में दर्पण प्रतिबिंब तथा उल्टे प्रतिबिंब जैसी त्रुटियां दर्शाती हैं। यानी आपने ए बनाया तो इधर ए बना उल्टा, आपने बी बनाया तो उल्टा बी बना। उसी तरह से दर्पण प्रतिबिंब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस बच्चे के जो त्रुटियां हैं उसको क्या कहेंगे? सुविधाहीन अधिगम, अधिगम विकलांगता, अधिगम समस्या, अधिगम कठिनाई। तो अधिगम विकलांगता है। तारे ज़मीन मूवी आप लोगों ने देखी होगी, इसका बेस्ट एग्जांपल वही है। तारे ज़मीन मूवी आपने देखी होगी, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है। जब तारे ज़मीन मूवी में उसको जो बच्चे का जो नाम रहता है उसको यही समस्या रहती है, वो अक्षरों को समझ ही नहीं पाता है कि बी इस टाइप से लिखना है या इस तरह लिखना है, का इस तरह से लिखना है या का इस तरह से लिखना है। इस वजह से वो परेशान रहता है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से क्या सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है? सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी एक समस्या पर विभिन्न प्रकार के तथ्यों के साथ सोचना, या किसी एक समस्या पर अलग अलग सोच के साथ विचार करना। मौलिकता होनी चाहिए, विचारों में प्रवाह होना चाहिए, अलग अलग फ्लो होना चाहिए। कहने का मतलब एक चीज़ पर, एक समस्या का अलग अलग तरीके से सोच सकता हो। लचीलापन भी होना चाहिए। लचीलापन अगर हम नहीं देंगे, टाइट कर देंगे तो वो सोच ही नहीं पाएगा, बंदिशें हो जाएंगी। लेकिन अनुशासन कर देंगे तब भी वो उसके लिए परेशानी ही होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है बी, अनुशासन उसके लिए सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है। बढ़ते इसी के साथ नए क्वेश्चन पर। और जो नया क्वेश्चन है वो कहता है, एक विद्यालय राज्य स्तरीय भोजन पकाने की प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय बालिकाओं को वरीयता देता है। अब जेंडर बैच का ये प्रश्न है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या बोलेगा। अब बालिकाओं को वरीयता देता है, आप वरीयता जैसी बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं पुरुष और महिला बराबर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं इक्वल है, दूसरी तरफ आप महिलाओं को वरीयता दे रहे हैं। तो ये इनके कमजोरी को दर्शा रहा है, जो कि क्या है, एक लैंगिक भेदभाव है, प्रगतिशील सोच है, सामाजिक मानदंड है। प्रगतिशील सोच या उत्तरदायित्व की भावना बिल्कुल नहीं है, सामाजिक मानदंड में ऐसा दिया ही नहीं गया, ये लैंगिक भेदभाव है जो आप कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर लिया गया है। क्वेश्चन है कि शिशु शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? अनुकरण विधि, खेल विधि, कहानी कथन विधि, अन्वेषण विधि। अब अनुकरण विधि का मतलब है कि बालक आप जैसा शिक्षक व्यवहार करता है या माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, शिक्षक वैसा व्यवहार करते हैं, बालक उसी तरह का अनुकरण करने लगता है, उसी तरीके का व्यवहार करने लगता है। खेल विधि में बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए फ्रॉबल ने बताया ही है कि जितना अच्छा से आप खेल खेल में उन्हें सिखाएंगे वो उतना बेस्ट सीखेंगे। इसके लिए उन्होंने किंडरगार्टन विधि भी दी है। और वहीं पे खेल विधि हो गई। और कहानी कथन विधि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दादी माँ की कहानियाँ जैसे बच्चों को सुनाई जाती थी तो बच्चे उसमें रुचि लेते थे, फिर वो लौकिक हों या अलौकिक हों। अलौकिक का मतलब है कि वो परियों की कहानियाँ भी हो सकती हैं जिनमें बच्चे रुचि लेते हैं, और लौकिक कहानियाँ हो गई हमारे राजा रानी की कहानियाँ हो गई। तो कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? अन्वेषण विधि उपयुक्त नहीं है। ए, अन्वेषण विधि बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त है पर छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अन्वेषण विधि उनके लिए प्रभावित नहीं है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो फिर से जेंडर बायस के ऊपर ही है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? बालक भावुक नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे इस प्रवृत्ति के साथ ही जन्म लेते हैं। एक निश्चित आयु के बाद बालक और बालिकाएं अपनी रुचियों और अन्य विभिन्नताओं के कारण एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकते हैं। ये भी हो सकता है, बट जो बालक और बालिका की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बालक और बालिका एक साथ एक ही खेल को खेल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सहमत नहीं है। सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, सभी बालिकाओं में कला की अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि बालक आनुवंशिक रूप से ही खेल में बेहतर होते हैं। इस बात से भी हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। और डी ऑप्शन हमारा कहता है बालिकाओं को समाज द्वारा प्रारंभ से ही देखभाल करने के लिए तैयार किया जाता है जबकि बालकों को रोने जैसी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये बिल्कुल हम सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि इसमें कह रहा है कि बालिकाओं को समाज द्वारा प्रारंभ से ही देखभाल, उनको बोलते हैं ना कि बहुत नाजुक हैं, सॉफ्ट हैं बच्चियाँ बहुत, कहने का मतलब उनको स्टार्टिंग से बिल्कुल कागज की एक जो होता है सॉफ्ट पेपर उसकी तरह रखा जाता है। और बालकों को जब चोट लग जाए, अभी कोई छोटा बच्चा है गिर जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या लड़की की तरह रो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे जेंडर बैस को दिखा रहा है, इसलिए मैंने टॉपिक भी जेंडर बैस डाल दिया है कि बालिकाओं को समाज द्वारा प्रारंभ से ही देखभाल करने के लिए तैयार किया जाता है जबकि बालकों को रोनी जैसी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित किया जाता है कि क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटेलिजेंसी से है। आपकी कक्षा का एक छात्र गणित पुस्तक के अध्ययन में
चिंतन में, अब चिंतन यहाँ पे आ गया है, अधिक रुचि लेता है, विभिन्न तथ्यों को जानने के बारे में सोचने और समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी बुद्धि का क्या प्रकार है? अब यहाँ पर चिंतन आ गया है, पुस्तक अध्ययन है। आपकी कक्षा के छात्र गणित पुस्तक अध्ययन और चिंतन में अधिक रुचि लेता है, विभिन्न तथ्यों को जानने, उनके बारे में सोचने और समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उत्सुक रहता है। अब समस्या का खोज समाधान वो करने लगा। बुद्धि का क्या प्रकार है? तो सामाजिक बुद्धि बिल्कुल नहीं है, मूर्त और अमूर्त दो चीज़ें आ गई। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, तो मूर्त और अमूर्त। अब वो चिंतन भी कर रहा है, पुस्तक अध्ययन भी कर रहा है, गणित की पुस्तक का अध्ययन कर रहा है और चिंतन कर रहा है। चिंतन से अधिक रुचि लेता है, चिंतन में अधिक रुचि ले रहा है, ज़्यादातर वो चिंतन में रुचि ले रहा है और पुस्तक अध्ययन में भी रुचि ले रहा है। विभिन्न तथ्यों को जानने के बारे में सोचने और समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उत्सुक रहता है, विभिन्न तरह की समस्याओं को खोजने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये हमारा राइट इसका आंसर अमूर्त चिंतन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमूर्त चिंतन में वो ज़्यादा चीज़ें तथ्यों के बारे में सोच सकता है। मूर्त में जो चीज़ें उसके सामने होंगी वो उन्हीं के बारे में सोचेगा, लेकिन अमूर्त में वो किसी चीज़ की खोज करना चाह रहा है तो उन चीज़ों के बारे में भी सोचेगा जो उसके सामने प्रस्तुत नहीं है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है मूर्त अमूर्त में वो यही होता है कि मूर्त में जो चीज़ें उसके सामने हैं केवल वो उसी के बारे में सोच सकता है। जैसे उसके सामने अगर एक अलमारी टूटी हुई है तो वो उसी एक अलमारी के बारे में ही सोचेगा कि टूटी हुई है। लेकिन अमूर्त में क्या होगा कि अलमारी अगर टूटी हुई है तो वो भूतकाल में चला सोचेगा कि यहाँ पे तो ये अलमारी टूटी हुई है, इससे पहले भी मैंने एक अलमारी को बनाया है, इससे पहले भी मैंने कुछ काम को इसी तरह की किसी आकृति को मैंने बनाया है, सामान को बनाया है, तो उसी तरह से मैं इस सामान को भी बना सकता हूँ। ये मूर्त और अमूर्त में सबसे बड़ा डिफरेंस है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ज़्यादा जानकारी के लिए जल्दी मैं CDP की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, आप सभी उसमें ज़रूर जुड़िएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसी एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। आपने कई बार बच्चों की बुक्स देखी होंगी, उनमें अंग्रेजी है, गणित होती है, कला और शिल्प भी दी गई रहती, पर सामाजिक विज्ञान नहीं होता है। ये उनकी EVS की बुक में मिल जाएगा। EVS की बुक में आपको सामाजिक विज्ञान भी मिल जाएगा, राजनीति शास्त्र वगैरह मिल जाएगा, विज्ञान में मिले, कई सारे सब्जेक्ट को एक साथ को रिलेट करके उसमें पढ़ाया जाता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान अगर अलग से पढ़ाएंगे तो उनमें जो है राजनीति की बातें जो जितनी भी हैं वो थोड़ी समझ में आएंगी। अभी एक क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा जिसमें पूछेगा कि बच्चों को क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे है, जैसे कि मैंने फर्स्ट सीरीज में भी इनके क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन है, मानव वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग रॉन्ग मैंने जैसा है, कौन सा विधि सही नहीं है या कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? तो मानव विकास परिपक्वता की अवस्था तक पूरा हो जाता है। दूसरा है, मानव विकास मात्रात्मक होने के साथ गुणात्मक भी है। मानव वृद्धि से अभिप्राय मानव शरीर के आकार और वजन में वृद्धि से है। बिल्कुल, अब अगर वेट किसी का बढ़ रहा है तो शरीर का आकार बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है तब भी है। मानव वृद्धि केवल गुणात्मक होती है, वृद्धि केवल गुणात्मक होती है। चलिए ये भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मानव विकास परिपक्वता की अवस्था तक पूरा हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मानव विकास जो है वो जीवन के परिपक्वता तक ही नहीं, ये पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है, यानी जीवन पर्यंत तक जो विकास होता है ये चलता रहता है। जीवन पर्यंत तक जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जीवन पर्यंत और मृत्यु पर्यंत दो टर्म है। मृत्यु पर्यंत का मतलब है मृत्यु के बाद, जीवन पर्यंत हमारे जब तक जीवन है, जब तक लाइफ है तब तक की ये बात करता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंटेलिजेंसी से ही द्रव और ठोस बुद्धि की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक, कैटल, स्पियरमैन, इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुकारक सिद्धांत है इनका, बहुबुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। स्पियरमैन का फैक्टर थ्योरी है, जिसमें इन्होंने फैक्टर थ्योरी सिद्धांत है, समूह कारक जिसको बोल सकते हैं, इन्होंने जी और यस फैक्टर के बारे में बताया है। आरबी कैटल हमारे बसते हैं, कैटल का पूरा नाम आरबी कैटल है, यानी रेमंड कैटल। यही इसका राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किस कथन को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं मानना चाहिए? अभी मैंने कुछ बात आपको की थी जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी कि बच्चों के सब्जेक्ट्स में हमारे सामाजिक विज्ञान को क्यों नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक मुक्त वातावरण में छात्रों को मानसिक विकास करना बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छी आदतें विकसित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। भाषाई कौशल का विकास करना और सौंदर्य बोध की समझ विकसित करना। अब इससे होगा क्या, इन तीनों से होगा क्या? उसका जो डेवलपमेंट है वो बेहतर ढंग से होगा। लेकिन छात्रों को शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली के सिद्धांत के बारे में ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पे ही है। पूर्व प्राथमिक मतलब है वो 0 to 2 में ही है। पूर्व प्राथमिक
में आप उसको क्या ऐसा पढ़ा देंगे। 1 साल का 2 साल का 3 साल का बच्चा, 2 साल 3 साल का बच्चा है, या मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अब उसको आप राजनीति के बारे में बताएंगे, अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 15 के बारे में बताएंगे, या जितने भी 270 आर्टिकल के बारे में जो भी है आप उसके बारे में बताएंगे, तो उसको क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ, इसका ऑप्शन डी राइट हुआ। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिक एजुकेशन से लिया हुआ है। भारत में बेसिक शिक्षा का संस्थापक किसे कहा जाता है। ये बच्चा जानता है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक नहीं कई बार पूछा जा चुका है और ये हर एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट हो, यूसी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, पीआरटी हो, सारे क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। आप उठा के एक बार जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसको मैंने यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैंने इसको खुद से नहीं बनाया हुआ है। महात्मा गांधी ना देके मोहनदास करमचंद गांधी दे देता है, कई बार ऐसा होता है। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो प्राथमिक कक्षा के एक छात्र कहता है कि आलू और प्याज दोनों एक जैसे हैं। आलू और प्याज, यानी आलू और प्याज दोनों एक जैसे हैं, दोनों गोल हैं। अब ये देखिए, उसको लग रहा है दोनों गोल हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मूर्त अवस्था या अमूर्त अवस्था में तो बिल्कुल नहीं है, अमूर्त अवस्था में तो वो बिल्कुल नहीं है। एक ऐसी प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है जो दो वस्तुओं के बीच का विचारों पर आधारित है। अब यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, ये सोच का पहला स्तर है और अमूर्त नहीं है। अब देखते हैं, सोच के दूसरे स्तर पर नहीं है, सोच के पहले स्तर पर, सोच के पहले स्तर पर, सोच के दूसरे स्तर पर बिल्कुल नहीं है। अब ये दो ऑप्शन आपको चूज करना है। मिश्रित का मतलब है कि वो मिश्रित कहाँ कर पाएगा, इन दोनों को आपको ये राइट लग रहा होगा मिश्रित वाला। तो मिश्रित टाइप की कोई बुद्धि आपने सुनी है, मूर्त अमूर्त सुनी है, पूर्व संक्रात्मक सुनी है, पर मिश्रित बिल्कुल नहीं सुनी है। इसका जो राइट आंसर वो मूर्त अवस्था ही है। तो इसी के साथ हमारी आज की सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। आज की सीरीज़ में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए और वो 21 से 22 मिनट के बीच में कंप्लीट हो गए। आपको मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सीरीज के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं उस सीरीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं जो हमारे टर्मन जी हैं उनके अनुसार बुद्धि किस किस भाग में दी है। तो सबसे पहले 0 to 25 की बात करते हैं। जो 0 to 25 होगा ये जड़ बुद्धि में जाएगा, और फिर दूसरा जो हमारा आएगा 25 से 50 के बीच में, ये हमारा मूल बुद्धि में जाएगा। बुद्धि लब्धि, ये बुद्धि लब्धांक है और ये बुद्धि लब्धि है, आप समझ ही रहे हैं। तीसरा जो हमारा है ये 50 to 70 जाएगा, ये होगा मूर्ख। और हमारा चौथा जो होगा वो 70 to 80 जाएगा, ये हमारा होगा छीण। और इसके बाद का जो होगा वो 80 to 90 जाएगा, 80 to 90 जाएगा। और ये कैसा होगा, ये हमारा मंद बुद्धि का बालक होगा, मंद बुद्धि हो गया। अब 90 से 100 वाला औसत में चला जाएगा, औसत में चला जाएगा। और इसके आगे का जो होगा वो 100 to 125 श्रेष्ठ में जाएगा, और 125 से अबव जो चला जाएगा वो अति श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कि इसी के साथ आज की ये क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट होती है। मैंने 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में बहुत ही फास्टली कराए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दीजिए मुझे इजाज़त, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और नेवर मिस एन अपडेट। इसके लिए आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं लाइक्स और शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ। शेयर आप ज़रूर करिए, लाइक ना करिए तब भी चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।